उन कहानियों को जो वक्त के पन्नों में कहीं खो गई हैं, असली घटनाएं, अनकही दास्तां और वो राज जो आपके होश उड़ा देंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल एपिक किस्से पर। अगर आपको भी कहानियों के रोमांच से जुड़ना है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और चलिए हमारे साथ इस नए सफ़र पर। जैसा कि पार्ट 2 में आपने सुना कि कैसे ऑपरेशन विजय को इंडियन आर्मी द्वारा स्टार्ट किया गया। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब पार्ट 3 में हम तोलो लिंग पर हुई बैटल के बारे में विस्तार से जानेंगे और यहीं से कारगिल वॉर अपने सबसे खूनी और सबसे मुश्किल फेज में एंटर करता है। ऑपरेशन विजय ऑफिशियली शुरू हो चुका था। इंडियन आर्मी को अब सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव दिया गया था, हर हाल में ऑक्यूपाइड पीक्स को वापस लेना है। लेकिन सवाल था कि सबसे पहले कौन सी पीक्स। आर्मी हेडक्वार्टर के सामने मैप्स बिछे हुए थे, सैटेलाइट इमेजेस थी, रिपोर्ट्स थे, पेट्रोलिंग पार्टीज की इंफॉर्मेशन थी। सब कुछ एनालाइज किया जा रहा था और फिर एक नाम बार बार सामने आ रहा था, तोलो लिंग। पहली नज़र में ये सिर्फ एक पहाड़ लगता है, लेकिन आर्मी के लिए तोलो लिंग एक माउंटेन नहीं था, ये एक स्ट्रेटेजिक फोर्ट्रेस थी। द्रास सेक्टर में मौजूद ये पीक नेशनल हाईवे 1A को डोमिनेट करती थी। याद है पार्ट 1 में हमने बात की थी श्रीनगर से ले जाने वाले उस हाईवे की, जो लद्दाख के लिए लाइफलाइन था। इस रोड से राशन जाता था, फ्यूल जाता था, एमुनेशन जाती थी, रीइंफोर्समेंट जाती थी। अगर तोलो लिंग पर बैठा हुआ एनिमी इस हाईवे को ऑब्जर्व कर रहा हो तो वो सिर्फ देख ही नहीं सकता था, बल्कि आर्टिलरी फायर भी डायरेक्ट कर सकता था। मतलब अगर तोलो लिंग पाकिस्तान के कंट्रोल में रहता तो पूरे द्रास सेक्टर में इंडियन आर्मी की मूवमेंट बहुत मुश्किल हो जाती। इसीलिए आर्मी ने डिसाइड किया पहली बड़ी बैटल तोलो लिंग के लिए होगी। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ एनिमी नहीं था, प्रॉब्लम ये माउंटेन खुद था। तोलो लिंग की स्लोप कई जगह इतनी स्टीप थी कि सोल्जर्स को राइफल एक हाथ में और दूसरे हाथ से पत्थरों को पकड़ कर चढ़ना पड़ता था। दिन में अटैक करना लगभग सुसाइड था, क्योंकि एनिमी ऊपर बैठा हुआ था और इंडियन सोल्जर्स नीचे से क्लियरली दिखाई देते थे। इसलिए ज़्यादातर असॉल्ट्स रात के अंधेरे में प्लान किए जाते थे, लेकिन रात में भी टेम्परेचर -15 -20 डिग्री तक पहुंच जाता था। ठंडी हवा चेहरे को काट रही होती थी, ऑक्सीजन कम थी, हर सोल्जर की सांस तेज चल रही होती थी और फिर भी उन्हें बिना आवाज़ किए हंड्रेड्स ऑफ मीटर तक सीधी चढ़ाई करनी होती थी। इमेजिन कीजिए आप 25 से 30 किलो का लोड लेकर अंधेरे में एक ऐसी माउंटेन वॉल पर चढ़ रहे हैं जहां एक छोटा सा पत्थर भी अगर नीचे गिर जाए ना तो एनिमी तुरंत अलर्ट हो सकता था। ये सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ की बैटल नहीं थी, ये मेंटल स्ट्रेंथ की भी बैटल थी। आर्मी के कई एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स मान रहे थे कि तोलो लिंग को कैप्चर करना एक्सपेक्टेड के से कहीं ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला था। लेकिन एक बात सबको पता थी, अगर तोलो लिंग जीत लिया तो पूरे कारगिल वॉर का डायरेक्शन बदल सकता था। और इसीलिए इंडियन आर्मी ने अपनी पहली असॉल्ट फोर्स तोलो लिंग की तरफ मूव करनी शुरू कर दी। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि अगले कुछ दिन इंडियन आर्मी के लिए कितने भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि एनिमी सिर्फ वेट नहीं कर रहा था, वो हर पॉसिबल अप्रोच को पहले से टारगेट करके बैठा था। इंडियन आर्मी ने तोलो लिंग को रिकैप्चर करने के लिए पहला असॉल्ट प्लान किया। प्लान सिंपल था, रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाना है, चुपचाप माउंटेन पर चढ़ना है और सबसे सुबह होने से पहले एनिमी बंकर तक पहुंच जाना है। पेपर पर यह प्लान बिल्कुल सही लग रहा था, लेकिन कारगिल के माउंटेन्स कभी भी पेपर की प्लानिंग से नहीं जीते जाते। जैसे ही इंडियन ट्रूप्स पीक के करीब पहुंचने लगे, अचानक ऊपर से ट्रेसर बुलेट्स ने रात के अंधेरे को लाल रोशनी में भर दिया। मतलब इतनी बुलेट मारी गई कि रात के अंधेरी पूरे लाल रोशनी में हो गया। एनिमी पहले से रेडी था। मशीन गन्स एक के बाद एक फायर करने लगी, मोर्टार सेल्स इंडियन सोल्जर्स के आसपास गिरने लगे। पत्थर के टुकड़ों गोलियों से भी ज़्यादा डेंजरस बन गए।
कई सोल्जर्स कवर लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कवर थी कहाँ? ना कोई जंगल था, ना कोई दीवार, ना कोई बंकर, सिर्फ नंगे पत्थर और सीधी चढ़ाई। इसी वजह से इंडियन आर्मी का पहला असॉल्ट अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सका। ये फेल्योर सोल्जर्स की ब्रेवरी की वजह से नहीं था, बल्कि बैटलफील्ड की रियलिटी की वजह से था। ऊपर बैठा हुआ एनिमी हर मूवमेंट देख सकता था, नीचे चढ़ते हुए सोल्जर सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते थे कि फायरिंग किस डायरेक्शन से आ रही है। वॉर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि माउंटेन्स वॉरफेयर में अटैकिंग फोर्स को कई गुना ज़्यादा डिसएडवांटेज होता है, और तोलोलिंग इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल बन चुका था। लेकिन इंडियन आर्मी ने हार मान लेना कभी नहीं सीखा। हर फील्ड असॉल्ट्स के बाद ऑफिसर वापस बेस पर आते, मैप्स खोले जाते, इनमी फायरिंग पॉइंट्स मार्क किए जाते, हर सोल्जर से पूछा जाता गोलियां किस डायरेक्शन से आ रही थी, किस जगह से सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस मिला, कहाँ नेचुरल कवर मिल सकता है। ये सिर्फ एक बैटल नहीं थी, ये हर रात सीखने और अगले दिन बेहतर प्लान बनाने की प्रोसेस थी। हर फेल्योर इंडियन आर्मी को एनिमी के बारे में एक नई इन्फॉर्मेशन दे रहा था, और यही इन्फॉर्मेशन बाद में जीत की सबसे बड़ी वजह बनी। इस बैटल के दौरान एक और प्रॉब्लम जो सामने आई, हाई एल्टीट्यूड। 15 से 16,000 फीट की हाइट पर सिर्फ चलना नहीं थका देता है। अब सोचिए, उसी हाइट पर 30 किलो का लोड, राइफल, एम्यूनेशन, हेलमेट और फायरिंग के बीच लगातार चढ़ाई। कई सोल्जर सिर्फ ऑक्सीजन की कमी की वजह से एक्सट्रीम फैटिग का शिकार हो रहे थे, लेकिन किसी ने वापस मुड़ने की बात नहीं की। एक ही ऑब्जेक्टिव था, तोलोलिंग को वापस लेना है, चाहे कितनी भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। एनिमी को भी अब समझ आ चुका था कि इंडियन आर्मी पीछे हटने वाली नहीं थी, इसलिए उन्होंने भी अपनी डिफेंसिव फायरिंग और तेज कर दी। दिन में जैसे ही इंडियन सप्लाई मूवमेंट दिखती, सेलिंग शुरू हो जाती। रात में हर छोटी सी आवाज़ पर मशीन गन्स चलने लगती। तोलोलिंग अब सिर्फ एक माउंटेन नहीं रहा था, ये इंडियन आर्मी और पाकिस्तान पोजीशंस के बीच एक साइकोलॉजिकल बैटल बन चुका था। हर रात एक नया अटेम्प्ट, हर सुबह एक नई चैलेंज। लेकिन इसी बीच इंडियन आर्मी एक कमांडिंग ऑफिसर ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसने पूरी बैटल की डायरेक्शन ही बदल दी। उन्होंने कहा, इस बैटल को सिर्फ हिम्मत से नहीं, स्ट्रेटजी से जीतना होगा। और यहीं से तोलोलिंग की बैटल अपने सबसे बड़ी डिसीजिव फेज में इंटर करती है। अगले कुछ दिनों में इंडियन आर्मी अपना अटैक पैटर्न बदलेगी, आर्टिलरी का इस्तेमाल और ज़्यादा अग्रेसिव होगा और बैटल फील्ड पर एंट्री होगी एक ऐसे ऑफिसर की जिसकी लीडरशिप और सेक्रीफाइस तोलोलिंग की जीत की कहानी का हमेशा के लिए हिस्सा बन जाएगी। और उस ऑफिसर का नाम था मेजर राजेश अधिकारी। मेजर राजेश अधिकारी 18 ग्रेनेडियर्स के कंपनी कमांडर थे। उनके सामने सिर्फ एक मिलिट्री ऑब्जेक्टिव नहीं था, उनके सामने अपने सोल्जर्स की ज़िंदगी की जिम्मेदारी भी थी। हर असॉल्ट से पहले वो अपने जवानों के साथ खुद मैप देखते, एनिमी के बंकर्स की पॉसिबल लोकेशन समझते और बार बार एक ही बात कहा करते थे, याद रखो, हम नीचे से अटैक कर रहे हैं, एक गलती पूरी टीम को ख़त्म कर सकती है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा, इम्पॉसिबल सिर्फ तब तक लगता है जब तक उसे कोई कर न दे। ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं था, बैटल फील्ड की ये रियलिटी थी। क्योंकि अगर तोलोलिंग नहीं जीता जाता तो द्रास सेक्टर पर एनिमी का प्रेशर बना रहता और नेशनल हाईवे 1A कभी भी एनिमी आर्टिलरी के रेंज में आ सकता था। अब इंडियन आर्मी ने अपनी स्ट्रेटजी बदली। पहले आर्टिलरी फायर, उसके बाद स्मॉल असॉल्ट टीम। ऑब्जेक्टिव ये नहीं था कि एक ही रात में पूरी पीक कैप्चर कर ली जाए। ऑब्जेक्टिव था एनिमी के हर बंकर को अलग अलग आइसोलेट करना है। हर बंकर एक अलग बैटल बन जाएगा और हर बैटल अलग प्लानिंग मांग रही थी। रात फिर से उतर चुकी थी, टेम्परेचर -डिग्री में था, पहाड़ों पर सिर्फ हवा की आवाज़ आ रही थी। इंडियन सोल्जर्स ब्लैक कॉन्फ्लिक्ट में धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहे थे। इस बार हर सोल्जर्स को पता था कि एनिमी किसी भी वक्त फायरिंग शुरू कर सकता है, और बिल्कुल वही हुआ। जैसे ही एक असॉल्ट टीम एनिमी के डिफेंसिव जोन के बेहद करीब पहुंची,
ऊपर से हैवी ऑटोमेटिक फायरिंग शुरू हो गई। मशीन गन्स रुकने के नाम ही नहीं ले रही थी। मोटार राउंड्स पत्थरों को उड़ा रहे थे। हर एक्सप्लोजन के बाद बर्फ और पत्थर नीचे गिरते, लेकिन इंडियन सोल्जर्स रुके नहीं। कई जवान घायल होने के बाद भी आगे बढ़ते रहे। बैटलफील्ड पर अब सिर्फ ऑर्डर्स नहीं चल रहे थे, अब सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी, वो थी विल पावर। मेजर राजेश अधिकारी खुद फ्रंट लाइन के बहुत करीब थे। वो रेडियो पर लगातार अपनी टीम को गाइड कर रहे थे कि सिचुएशन हर मिनट बदल रही थी। एनिमी एक्सपेक्टेड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। उनके बंकर्स नेचुरल रॉक के बीच इस तरह बने थे कि आर्टिलरी के बाद भी कई पोजीशंस एक्टिव थी। इसी दौरान मेजर राजेश अधिकारी और उनकी टीम एनिमी के बहुत करीब पहुंच गई। यहाँ क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट शुरू हुआ। डिस्टेंस इतनी कम थी कि कई जगह सिर्फ कुछ मीटर का ही फर्क था। गोलियों की आवाज़ पहाड़ों में गूंज रही थी। हर सोल्जर जानता था कि पीछे हटना अब ऑप्शन नहीं है। इसी भयंकर एनकाउंटर के दौरान मेजर राजेश अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक घायल होने के बाद भी उन्होंने अपनी टीम को लीड करना नहीं छोड़ा। उनका फोकस सिर्फ एक था, मिशन कंप्लीट होना चाहिए। उनके साथ लड़ रहे जवानों ने बाद में बताया कि उनकी लीडरशिप ने पूरी कंपनी का हौसला बनाए रखा था। ये वही लम्हा था जब बैटलफील्ड पर लीडरशिप के असली मतलब समझ आते थे। ऑफिसर सिर्फ ऑर्डर देने वाला नहीं होता, ऑफिसर सबसे आगे चलने वाला भी होता है। और मेजर राजेश अधिकारी ने ये बात अपनी जान की परवाह किए बिना साबित कर दी। लेकिन तोलोलिंग की चोटी अभी भी एनिमी के कब्जे में थी। बैटल अभी ख़त्म नहीं हुई थी, बल्कि अब वो अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। इंडियन आर्मी ने अब एक फाइनल कोऑर्डिनेटेड असॉल्ट प्लान किया। आर्टिलरी, इन्फेंट्री और प्रिसाइज टाइमिंग। अगले कुछ घंटों में जो होने वाला था वो सिर्फ तोलोलिंग ही नहीं, पूरे कारगिल वॉर का मोमेंटम बदल देगा। अब तक इंडियन आर्मी एनिमी को समझ चुकी थी। कौन सा बंकर सबसे डेंजरस है, कौन सी रीज अप्रोच के लिए रिलेटिवली सेफ है, आर्टिलरी को किस सीक्वेंस में फायर करना है और असॉल्ट टीम को किस रूट से ऊपर भेजना है। हर छोटी सी डिटेल अब मिशन का हिस्सा बन चुकी थी। ये सिर्फ एक अटैक नहीं था, ये कई दिनों की लर्निंग का रिजल्ट था। 12 जून की रात इंडियन आर्टिलरी ने अपनी सबसे इंटेंस बम्बार्टमेंट में से एक शुरू की। बोफोर्स गन्स लगातार फायर कर रही थी। एक के बाद एक 155 mm की सेल्स तोलोलिंग के ऊपर गिर रहे थे। पूरे पहाड़ में धमाकों की गूंज थी। कई पाकिस्तानी बंकर्स डैमेज हुए, कई कम्युनिकेशन लाइंस डिस्टर्ब हो गए और सबसे इम्पोर्टेंट, एनिमी को अपना सर उठाकर देखने का भी मौका नहीं मिल रहा था। ये वही स्ट्रेटजी थी जिसकी इंडियन आर्मी को ज़रूरत थी। आर्टिलरी सिर्फ डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं चल रही थी, वो इंडियन असॉल्ट टीम को ऊपर पहुंचाने का वक्त दे रही थी। जैसे ही बम्बार्टमेंट का इंटेंसिटी लेवल कम हुआ, इंडियन सोल्जर्स दोबारा पहाड़ की तरफ बढ़ने लगे। इस बार उनके कदमों में पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, लेकिन डेंजर अब भी उतना ही था। एनिमी के कुछ बंकर्स अब भी ऑपरेशनल थे। जैसे ही इंडियन ट्रूप्स फायरिंग रेंज में आए, फिर से मशीन गन्स गरजने लगी। लेकिन इस बार इंडियन सोल्जर्स रुकने के लिए नहीं आए थे। हर बंकर्स के लिए अलग अलग असॉल्ट टीम थी। कहीं ग्रेनेड यूज हुआ, कहीं क्लोज कॉम्बैट हुआ, कहीं सिर्फ कुछ मीटर की दूरी से फायरिंग हुई। ये अब माउंटेन बैटल नहीं रही थी, ये सोल्जर्स वर्सेस सोल्जर्स की फाइट बन चुकी थी। 18 ग्रेनेडियर्स के जवान लगातार आगे बढ़ते रहे। हर बंकर क्लियर होने के बाद अगले बंकर की तरफ मूवमेंट शुरू हो जाती। कई सोल्जर्स घायल हुए, कई शहीद हुए, लेकिन किसी ने अटैक नहीं रोका। इसी दौरान मेजर राजेश अधिकारी और उनके साथियों के बलिदान ने पूरी बटालियनों के अंदर एक नई एनर्जी भर दी। हर सोल्जर के दिमाग में अब सिर्फ एक ही बात चल रही थी, ये पीक लेकर ही वापस जाना है। सुबह होने से पहले इंडियन आर्मी एनिमी की मेन डिफेंसिव पोजीशन से बहुत करीब पहुंच चुकी थी। अब पाकिस्तान की तरफ से रेजिस्टेंस कम होने लगा। एक एक करके उनके फॉरवर्ड बंकर्स इंडियन कंट्रोल में आने लगे और फिर वो लम्हा आया जिसका इंतज़ार पूरी इंडियन आर्मी कर रही थी।
तोलोलिंग अब धीरे धीरे इंडियन आर्मी के कंट्रोल में आ रहा था। 13 जून 1999 कई दिनों की लगातार लड़ाई के बाद इंडियन आर्मी ने तोलोलिंग पर अपना कब्जा मजबूत कर लिया। ये कारगिल वॉर की पहली बड़ी स्ट्रेटजी विक्ट्री थी। सिर्फ एक माउंटेन कैप्चर नहीं हुआ था, पूरे देश का कॉन्फिडेंस वापस आ गया था। अब यह साबित हो चुका था कि चाहे एनिमी कितनी भी ऊंचाई पर बैठा हो, इंडियन आर्मी उससे वहां से भी हटा सकती है। तोलोलिंग की जीत के बाद द्रास सेक्टर का प्रेशर काफ़ी हद तक कम हुआ। नेशनल हाईवे 1A पर एनिमी की डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन भी कमज़ोर पड़ने लगी। और सबसे बड़ी बात, इंडियन आर्मी के सोल्जर्स को ये यकीन हो गया कि ये वॉर जीता जा सकता है। लेकिन आर्मी हेडक्वार्टर्स में सेलिब्रेशंस के लिए अभी वक्त नहीं था। मैप्स पर एक और पीक, अब भी सबसे ज़्यादा डेंजरस मार्क हुई थी। वो पीक तोलोलिंग से भी ऊंची थी। उस पर बैठा एनिमी पूरे एरिया को डोमिनेट कर रहा था। उस पीक का नाम था टाइगर हिल। और अगर तोलोलिंग का जीतना मुश्किल था तो टाइगर हिल उससे कई गुना ज़्यादा खतरनाक था, क्योंकि अब पाकिस्तान भी समझ चुका था कि इंडियन आर्मी हर हाल में अपनी ज़मीन वापस लेकर रहेगी। इसलिए टाइगर हिल पर उसने अपनी तैयारी और भी मजबूत कर दी थी। अब कारगिल वॉर अपने सबसे आइकॉनिक बैटल की तरफ बढ़ रहा था। एक ऐसी बैटल जिसे आज भी दुनिया की टफेस्ट माउंटेन बैटल में गिना जाता है, जिसे हम टाइगर हिल बैटल के नाम से भी जानते हैं। और इस बैटल के बारे में अब हम पार्ट 4 में विस्तार से जानेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।